जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस आज हम लोग कक्षा 12 क्लास 12th के इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जिसके राइटर कौन है? तो बेटा तिसानी दोषी हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बताया गया है और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि देखो ग्लेशियर कैसे पिघल रहा है। बेटा जो ग्लेशियर्स होते हैं यानी बर्फ़ के बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं वो कैसे पिघलते हैं, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ से पता चल जाती हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। इसे क्लास को लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के और देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा हम लोग समरी के बारे में देख लें। तो समरी के बारे में इसमें जो तिसानी दोषी महोदय हैं, ये एक एकेडमिक सोकाल्स की एक जहाज़ है, एक योजना चलाई जा रही थी जिसमें ये जाते हैं वहाँ पर और जब ये वहाँ पहुँचते हैं अंटार्कटिका पर तो मतलब ये बताते हैं कि कैसे कैसे ये अंटार्कटिका में पहुँचते हैं और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं, क्या क्या होता है, इन सब के बारे में इसमें इन्होंने चर्चा परिचर्चा किया है। वहाँ पर बताते हैं कि जिससे हमारा जो थोड़ा सा इसमें इतिहास के बारे में भी बताते हैं कि हमारा पृथ्वी जो है, भारत देश जो है, ये कभी उसका हिस्सा हुआ करता था। गोंडवाना यानी अंटार्कटिका महाद्वीप कभी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हुआ करता था और इस प्रायद्वीपीय भारत के इस हिस्से में किस प्रकार से कैसे कैसे परिवर्तन हुए, क्या हुआ, मानवीय प्रभाव क्या हुआ, यानी इन्होंने इतिहास बताया है, हिस्ट्री बताया है और हिस्ट्री के साथ साथ इसमें इन्होंने और सारी चीज़ों को सम्मिलित किया है और बताया है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर घटित हुई। मनुष्य का प्रभाव यानी मनुष्य ने इस पृथ्वी ग्रह को कैसे प्रभावित किया है, ह्यूमन इम्पैक्ट, मानवीय प्रभाव कैसे पड़ा है इस पूरे पृथ्वी पर और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। अंत में इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं, जैसे कोई भी छोटी चीज़ है अगर हम उसे मान लीजिए इग्नोर कर रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उससे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। बहुत ही शानदार पाठ है जो हमारे भौतिकता को बता रहा है और भौतिकता से हमारे क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, हम इस नुकसान को, जो हमारा नुकसान हो रहा है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे हम लोग उसे प्रयोग में अपने ला सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं बेटा। तो देखिए इसमें पहला पाठ हम लोगों का यहाँ से शुरुआत होता है, ये पाठ हमारा। और क्या है कि अर्ली दिस ईयर, अर्ली मतलब आरंभ में, दिस ईयर यानी इस वर्ष के। लेखक कह रहे हैं कि इस वर्ष की शुरुआत में ही आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, एब्रॉड मतलब बाहर या विदेश, ए रसियन रिसर्च विजल, ए रसियन मतलब एक रूसी, रिसर्च विजल मतलब अनुसंधानिक जहाज में। यानी इस वर्ष के आरंभ में मैंने अपने आप को एक रूसी जहाज, जो अनुसंधानिक जहाज है, उसमें बाहर पाया, विदेश पाया। उस जहाज का क्या नाम था? द एकेडमिक सोकाल्स्की। जहाज का क्या नाम था बेटा? एकेडमिक सोकाल्स्की था। तो ये जहाज कैसा था और क्या कर रहा था? तो हेडिंग टुवार्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राईएस्ट, विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। क्या कहा? हेडिंग मतलब बढ़ रहा था, टुवार्ड्स मतलब की ओर, द कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडे, ड्राईएस्ट मतलब सबसे शुष्क और विंडिएस्ट मतलब सबसे अधिक हवादार, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, इन द वर्ल्ड यानी विश्व में, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बारे में। यानी ये क्या कह रहे हैं कि इस वर्ष के शुरुआत में मैंने अपने आप को एक रूसी अनुसंधानिक जहाज एकेडमिक सोकाल्स्की में पाया, जो एक इस संसार के सबसे अधिक ठंडे, सबसे अधिक शुष्क, सबसे अधिक हवादार महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, इन्होंने कहा सबसे अधिक ठंडा, तो दुनिया में जितना बर्फ जमा है उसका लगभग 90% हिस्सा कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। तो इसलिए वो सबसे ठंडा हुआ। ड्राईएस्ट क्योंकि वहाँ पर बर्फ इतना ज़्यादा है और ठंडी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर ज़्यादा
नमी नहीं है वायुमंडल में। वायुमंडल में नमी वहाँ पर नहीं है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज़्यादातर नहीं हो पाती है, वाष्पीकरण नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो इसलिए वो ड्राइएस्ट भी है, शुष्क भी है। और क्या बताया, विंडिएस्ट मतलब हवादार, तो वहाँ पर छोटी बड़ी वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बर्फीली वनस्पतियाँ हैं, इसलिए ये हवादार है और महाद्वीप है। अब देखते हैं कि इनकी यात्रा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में बता रहे हैं। माई जर्नी मतलब मेरी यात्रा, बिगेन मतलब शुरू हुई 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। कहाँ से इनकी यात्रा? 13 डिग्री 9 मिनट। कहाँ से बेटा? तो 13.09 डिग्री उत्तर। कहाँ से? इक्वेटर। इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर से मद्रास में से शुरू होती है। एंड और इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व मतलब इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? और सम्मिलित होता है क्रॉसिंग मतलब पार करना 9 टाइम जोन्स, 9 समय क्षेत्र, समय सीमा। और इसमें 9 समय सीमा पार करना होता है। 6 चेक पॉइंट्स, 6 जांच केंद्र पार करने होते हैं। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, पानी के 3 बॉडी मतलब 3 महासागर, पानी के 3 महासागरों को भी पार करना होता है। एंड एट लीस्ट और कम से कम एज मेनी इकोस्फीयर, कई इकोस्फीयर यानी वायुमंडल को पार करना होता है, कई पारितंत्र को पार करना होता है। मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें पार करनी थी बेटा? तो इसमें इन्हें मतलब 9 समय क्षेत्र, 6 जांच केंद्र, 3 महासागर और साथ ही साथ इसमें कई पर्यावरणीय तंत्र या पारितंत्र को पार करना पड़ा। अब देखते हैं अगले पेज पर ये क्या कह रहे हैं। अगले पेज पर कह रहे हैं कि बाय द टाइम मतलब समय के साथ साथ आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। आई एक्चुअली में उन्हें वास्तव में सेट फुट मतलब पैर रखा, कदम रखे, कहाँ पर? ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिक महाद्वीप पर। यानी समय के साथ साथ मैंने वास्तव में अंटार्कटिक महाद्वीप पर अपने कदमों को रखा। आई हैड बीन ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर रहा था। ओवर 100 आवर्स, 100 घंटों से भी अधिक से, मैं 100 घंटों से भी अधिक समय से यात्रा कर रहा था। इन कॉम्बिनेशन ऑफ ये कार एन एरोप्लेन एंड ए शिप, जिसमें क्या क्या शामिल था बेटा? तो उसमें एक कार शामिल था, एक हवाई जहाज़ शामिल था और जहाज़ शामिल था। क्या कहा कि मैं लगभग या मैं 100 घंटों से भी अधिक समय से यात्रा कर रहा था, जिसमें एक हवाई जहाज मतलब जिसमें कार, हवाई जहाज़ और जहाज़ शामिल था। सो इसलिए भाई 100 घंटों से अधिक समय हो गया था यात्रा करते करते, तो उसका परिणाम क्या हुआ? सो मतलब इसलिए माई फर्स्ट इमोशन, मेरा जो पहला भाव था, ऑन फेसिंग अंटार्कटिक एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, अंटार्कटिका के विस्तृत सफ़ेद भूभाग का सामना करने का जो मेरा पहला भाव था वो कैसा था, ये देखते हैं। एंड अनइंटरप्टेड और कभी ना समाप्त होने वाले ब्लू हॉरिजन मतलब नीले क्षितिज का जो मेरा भाव था, वाज रिलीफ, आरामदायक था। इसलिए मेरा अंटार्कटिका के विस्तृत सफ़ेद भूभाग और बिना किसी बाधा के नीला क्षितिज यानी आकाश का विस्तार का सामना करना आरामदायक था। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, फॉलोड अप मतलब जो किससे संबंधित था, किससे रिलेटेड था? तो विद एन इमीडिएट, एक तात्कालिक, एंड प्रोफाउंड और एक मतलब प्रभावित करने वाला, प्रभावशाली आश्चर्य था। और आश्चर्य किस बात पर था? वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इसके विस्तार पर, इसके घनत्व पर मुझे आश्चर्य था। इट्स आइसोलेशन, इसके एकाकीपन पर आश्चर्य था। बट मेनली, लेकिन मुख्य रूप से, एट हाउ दियर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, और मुख्य रूप से इस बात पर आश्चर्य था कि एक समय ऐसा कैसे हो सकता है, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वी आर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, जब भारत और अंटार्कटिका एक मुख्य भूभाग के हिस्से थे, ऐसा समय कैसे हो सकता है?
ठीक है। अब देखते हैं बेटा, इस बात पर इन्हें आश्चर्य था कि जैसे समझे हैं कि हाँ एक समय था जब बहुत ज़्यादा मतलब भारत और अंटार्कटिका का जो भूभाग है वो एक ही भूमि भाग का हिस्सा था, तो इस बात पर इन्हें आश्चर्य होता है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री। पार्ट ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास का भाग, इतिहास का हिस्सा। तो इतिहास के हिस्से में क्या क्या है? 650 मिलियन ईयर्स एगो। 600 मतलब 650 मिलियन और 50 मिलियन, 650 मिलियन वर्षों पहले। क्या कह रहे हैं कि 650 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था बेटा? ए जियांट मतलब एक विशाल, जियांट मतलब क्या होता है? विशाल होता है, विस्तृत होता है। अमलगमेटेड, अमलगमेटेड मतलब होता है कि जुड़ा हुआ, संयुक्त रूप या अभिन्न। साउथर्न मतलब दक्षिणी, सुपर कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप था। गोंडवाना, जिसका नाम क्या था? गोंडवाना था। डिड इंडीड एग्जिट, वास्तव में था। ये क्या कह रहे हैं कि 650 मिलियन वर्षों पहले एक विस्तृत जुड़ा हुआ सुपर महाद्वीप यानी कह सकते हैं कि उप महाद्वीप था या विस्तृत महाद्वीप था। गोंडवाना वास्तव में था। कैसे था? सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जो मुख्य रूप से या कह सकते हैं एक रफ रूप से या ऐसे जो चित्र बनाया जा सकता है उस रूप से जो अंटार्कटिका के चारों ओर लगभग स्थित था। थिंग्स वीआर क्वाइट डिफरेंट देन, थिंग्स मतलब चीज़ें, वियर मतलब थी, क्वाइट डिफरेंट बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल अलग थी। देन मतलब तब चीज़ें बिल्कुल अलग अलग थी। ह्यूमन्स हैडेंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन। बेटा ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। तो कह रहे हैं कि ह्यूमन मतलब मनुष्य हैडेंट अराइव्ड नहीं पहुँचे थे यानी हुए ही नहीं थे ऑन द ग्लोब सीन, इस भूभाग के, इस ग्लोब के, इस पृथ्वी के दृश्य पर। इस पृथ्वी के दृश्य पर मनुष्य बिल्कुल भी नहीं पहुँचे थे। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जलवायु, क्लाइमेट मतलब जलवायु, और जलवायु बहुत अधिक गर्म था। होस्टिंग ये ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, होस्टिंग मतलब लहराते हुए, ए ह्यूज वैरायटी एक बहुत विशाल विविधता, विशाल प्रकार के फ्लोरा एंड फना मतलब छोटी और बड़ी वनस्पतियां थीं, अर्थात केवल पेड़ पौधे थे, लेकिन मनुष्य का जन्म नहीं हुआ था। उस समय की बात ये कर रहे हैं लेखक महोदय। अब फिर क्या कह रहे हैं? फॉर 500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन वर्षों तक, मतलब 650 मिलियन वर्ष की बात बताएं। फिर क्या कह रहे हैं कि 500 मिलियन वर्षों तक गोंडवाना थ्रिव्ड मतलब गोंडवाना संयुक्त रहा, अर्थात जुड़ा रहा। बट लेकिन अराउंड द टाइम, उस समय के आसपास, व्हेन द डायनासोर्स वेयर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर गायब हो गए। वाइप्ड आउट मतलब गायब हो जाना। लेकिन उस समय के दौरान जब डायनासोर गायब हो गए, एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडरवे, एंड द एज ऑफ मैमल्स, और मैमल मतलब होता स्तनधारी, और स्तनधारियों का समय आया, युग आया। द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, द लैंडमास मतलब ये भूभाग, वाज फोर्स्ड टू सेपरेट मतलब अलग होने के लिए मजबूर हो गया या इसे अलग होना पड़ा, इनटू कंट्रीज मैंने देशों में। तो जब डायनासोर गायब हो गए और स्तनधारियों का समय शुरू हुआ, तो उस समय तक क्या हुआ बेटा? उस समय ये भूभाग उसमें अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में बट गया। शैपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे, शैपिंग मतलब आकार लेते हुए, द ग्लोब मतलब इस ग्लोब का, इस ग्लोब का अधिकांश रूप से आकार लेते हुए, जैसा कि हम आज इसे जानते हैं। फिर देखते हैं बेटा, अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि टू विजिट अंटार्कटिका मतलब अंटार्कटिक जाना, नाउ इज मतलब अब है, टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री उस इतिहास का एक हिस्सा बनना, मतलब अंटार्कटिका का भ्रमण करना अब उस इतिहास का एक हिस्सा बनना है। टू गेट ए ग्रेस्प एक पकड़ बनाना है। व्हेयर वी हैव कम कि हम कहाँ से आए हैं, कम फ्रॉम मतलब कहाँ से आए हैं, हमें इस बात पर एक पकड़ बनाना है, एक जानकारी लेना है कि हम कहाँ से आए हैं। एंड व्हेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम संभवतः कहाँ तक जा सकते हैं।
जा सकते थे। इट इज़ टू अंडरस्टैंड, ये समझना है, द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डिलरन फोल्ड्स, मतलब कार्डिलरन परतों के, कार्डिलरन एक युग था, पृथ्वी के विकास का एक युग था, तो कह रहे हैं उस समय के परतों के युग को समझना था। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, और जो प्री कैम्ब्रियन के ग्रेनाइट का युग था उस समय को समझना था। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन को समझना है। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, मतलब वाष्पोत्सर्जन और संघनन को समझना है। इन सबको अंटार्कटिका पर जाने से हमें जानकारी मिल सकती है। When you थिंक अबाउट ऑल दैट, जब आप उन सब के बारे में सोचते हैं, कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, जो 1 मिलियन वर्षों में हो सकती है। जब आप उन सब के बारे में सोचते हैं जो 1 मिलियन वर्षों में घटित हो सकती हैं, इट कैन प्रेटी माइंड बोगलिंग, इट कैन मतलब ये हो सकता है, प्रेटी बहुत अच्छे से, माइंड बोगलिंग दिमाग को भ्रमित करने वाला, तो ये मन को भटका देने वाला, मन को भ्रमित करने वाला बहुत अच्छा कारण हो सकता है। फिर क्या कह रहे हैं बेटा, देखिए बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है। कह रहे हैं इमेजिन, मतलब कल्पना करो, सोचिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, भारत उत्तर की ओर सरक रहा है, उत्तर की ओर ढकेल रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकेल इट्स क्रस्ट, मतलब एशिया को, इसके विरुद्ध, एशिया के विरुद्ध इसको और परतों में उठाने के लिए, बनाने के लिए, एंड फ्रॉम द हिमालयाज, फॉर्म द हिमालयाज, और हिमालय का रूप बना देता है। मतलब भारत उत्तर की ओर ढकेल रहा है और वहाँ पर एशिया की परतें बन रही हैं जो हिमालय का एक रूप बन रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका की ओर उससे मिलने के लिए सरक रहा है। ओपनिंग अप द ड्रेक पासेज टू क्रिएट ए कोल्ड सरकमपोलर करंट, ओपनिंग अप मतलब खोलते हुए, द ड्रेक पासेज एक गलियारा को, टू क्रिएट ए कोल्ड एक ठंडी, सरकमपोलर मतलब ध्रुवीय, करंट मतलब जलधारा के लिए रास्ता बनाने के लिए, बनाते हुए दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से मिलने के लिए सरक रहा है। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिज्ड, अंटार्कटिका को ठंडा छोड़ते हुए, ठंडा रखते हुए। डिसोलेट अकेला छोड़ते हुए। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व की तली पर, विश्व के यानी संसार की तली पर उसे अकेला छोड़ते हुए उत्तर की ओर बढ़ रहा है। अब फिर देखो भैया क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फॉर ये सन वर्शिपिंग, एक सूर्य पूजक के लिए, साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय, एक लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसे एक दक्षिण भारतीय सूर्य पूजक के लिए, 2 वीक्स इन ए प्लेस, 2 सप्ताह एक स्थान में, वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स, जहाँ पर पृथ्वी के पूरे बर्फ संग्रह का 90% हिस्सा आर स्टोर्ड मतलब संग्रहित है। इज ये चिलिंग प्रॉस्पेक्ट, एक ठंडी परियोजना है। क्या कहा कि एक ऐसे स्थान पर मेरे जैसे सूर्य पूजक दक्षिण भारतीय के लिए ठहरना, जहाँ पर पूरे पृथ्वी का 90% बर्फ एक ही जगह पर संग्रहित है, वह क्या है, एक मतलब ठंडी परियोजना है, एक ठंडा योजना के रूप में है। अच्छा, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, न केवल सर्कुलेशन के लिए अर्थात परिसंचरण तंत्र के लिए, एंड मेटाबॉलिक फंक्शन और उपापचयी क्रियाओं के लिए, न केवल परिसंचरण तंत्र के लिए और उपापचयी क्रियाओं के लिए, बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, बल्कि हमारे सोच को भी ठंडा कर देता है, शांत कर देता है। इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू ए जियांट पिंग पोंग बॉल, यह एक विशाल पिंग पोंग गेंद की तरह के ऊपर चलने जैसा है। पिंग पोंग गेंद आपको याद होगा, कुछ लोग हाथों में लेकर के उसको दबाया करते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, उसे पिंग पोंग गेंद कहते हैं। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, किसी भी मानवीय चिन्हों से वंचित, जो मानवीय चिन्ह जहाँ पर कोई है ही नहीं, अर्थात कोई मनुष्य का निशान ही नहीं है, नामो निशान नहीं है। नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं है। बिल बोर्ड्स, कोई भी बोर्ड नहीं है। बिल्डिंग्स मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है। यू लॉस ऑल एर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, यू लॉस आप खो देते हैं, ऑल एर्थली संपूर्ण सांसारिक, सेंस मतलब समझ को, आप पर्सपेक्टिव मतलब योजनाओं के, एंड टाइम और समय के बारे में, आप समस्त प्रकार के सांसारिक समय और योजनाओं को यहाँ पर भूल जाते हैं, खो देते हैं। अगले पेज पर देखते हैं बेटा,
अगला पेज क्या कह रहा है? अगला पेज कह रहा है द विजुअल स्केल रेंजेस, द विजुअल स्केल मतलब जो दृश्य में दिखाई देने वाले क्षेत्र हैं, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक मतलब जितने भी दिखाई देने वाली चीज़ें हैं ना, उसके रेंज में आने वाली चीज़ें हैं, वो चाहे सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले हों, टू द माइटी मतलब विशाल रूप से, यानी बहुत छोटी छोटी जीव से लेकर के बड़े से बड़ा जीव तक, यानी जितनी भी चीज़ें हमको दिख सकती हैं सूक्ष्मदर्शी से लेकर के और ऐसे नंगी आँखों से जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मिड्स एंड माइट्स मतलब छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी, टू ब्लू व्हेल्स मतलब ब्लू व्हेल मछली तक, यानी छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के ब्लू व्हेल मछली तक, एंड आइसबर्ग और आइसबर्ग यानी कि ग्लेशियर जो बर्फ़ के बड़े बड़े चादर हैं, टुकड़े हैं, एज बिग एज कंट्रीज इतने बड़े जितने कि देश हैं। बर्फ़ के टुकड़े कैसे हैं बेटा? इतने बड़े बड़े हैं जितना कि एक देश। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, जो सबसे बड़ा, यहाँ रिकॉर्ड बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा रिकॉर्ड किया गया है वो बेल्जियम देश के जितना बड़ा आइसबर्ग यहाँ पर मिला है। डेज गो ऑन दिन गुजरते रहे, एंड ऑन इन स्योरल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट मतलब पूरे सूर्य के इस ऑस्ट्रल समर लाइट में, गर्मी के प्रकाश में यहाँ पर दिन चलते ही चलते रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, बहुत लंबे समय तक दिन होता है, बहुत लंबी समय तक रातें होती हैं, अर्थात हम लोगों के यहाँ कह सकें तो 6 महीने दिन 6 महीने रातें, इस हिसाब से होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दिन, तो वही कह रहे हैं कि दिन चलते रहते हैं। एंड ये यूबिक्विटीज साइलेंस, और एक यूबिक्विटीज मतलब एकदम से पूर्ण रूप से शांति होती है। इंटरप्टेड जो बाधित होती है, ओनली बाई द ऑकेशनल एवलांच, ओनली मतलब केवल बाई द ऑकेशनल मतलब कभी कभार के, एवलांच मतलब चटकने से, और क्लेविंग आइस शीट या बर्फ़ के चद्दरों के सरकने से ही वहाँ की शांति कभी कभार भंग होती है। कॉन्क्रेट्स द प्लेस, जो उस स्थान का निर्माण किए हुए थे। कौन निर्माण करता है? तो वो बर्फ़ के चद्दर ही तो निर्माण करते हैं। इट्स एन इमर्जन, ये एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा सम्मिलन है, दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो आपको अपने आप को पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास के संदर्भ में रखने के लिए मजबूर कर देगा। एंड फॉर ह्यूमन्स, और मनुष्यों के लिए, द प्रोग्नोसिस इज़ नॉट गुड, प्रोग्नोसिस मतलब होता है भविष्यवाणी या आशा, अर्थात मनुष्यों के लिए भविष्यवाणी अच्छी नहीं है कि मनुष्य क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है, ये भविष्यवाणी करना मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बेटा इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखा, पार्ट ऑफ हिस्ट्री देख लिया है। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे क्या चीज़ें, तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, पार्ट ऑफ हिस्ट्री हो चुका है, ह्यूमन इम्पैक्ट से देखेंगे। तो इस चीज़ को, पूरा पाठ को पाने के लिए बेहतर ढंग से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे समस्त क्लासेस की इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स आपको मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए बेटा, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर किसी प्रकार का कोई सजेशन है, सुझाव है, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।